देश में सरकार के नोटबंदी के फैसले को आज 49 दिन हो गए हैं। एक दिन बाद ही इस फैसले की समीक्षा होगी, क्योंकि सरकार ने देश की जनता से 50 दिन का वक्त मांगा था। हालांकि बैंक और एटीएम में कतारें कम नहीं हुई हैं, लेकिन आज हम नोटबंदी के बाद मोदी सरकार के दूसरे बड़े फैसले यानी बेनामी संपत्ति पर बड़ा डिबेट करने जा रहे हैं। देश के धन्ना सेठों और बड़े नेताओं की सांसें फूली हुई हैं। अभी काला धन को ठिकाने लगाने की जुगत में ये लोग जुटे हैं, लेकिन सरकार अब बेनामी संपत्ति का शिकंजा भी कसना शुरू कर चुकी है। हालांकि बेनामी संपत्ति का कड़ा कानून सरकार नोटबंदी से पहले ही लेकर आ गई थी, लेकिन नोटबंदी में मची अफरा तफरी ने बेनामी संपत्ति के कानून को थोड़ा पीछे धकेल दिया। लेकिन अब सरकार के पास बेनामी संपत्ति वालों को दबोचने के लिए पर्याप्त आंकड़े इकट्ठे हो गए। नोटबंदी के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बाकी एजेंसियों के साथ मिलकर देश के कई हिस्सों में छापे मारे। इनमें कैश के साथ गोल्ड और संपत्ति के अहम दस्तावेज भी हाथ लगे। अब उन्हीं दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है। इसके अलावा इस साल जुलाई में फाइल किए गए टैक्स रिटर्न और बैंक के ट्रांजैक्शन डाटा के आधार पर भी सरकार ने छापेमारी शुरू करी है। टुनाइट में आज हमारा सवाल यही है कि नोटबंदी के बाद बेनामी संपत्ति की ये गाज कैसा असर दिखाएगी और क्या धन्ना सेठ और बड़े नेताओं को पकड़ने में सरकार कामयाब होगी। हमने कानून बनाया, जो भी बेनामी संपत्ति होगी, दूसरे के नाम की संपत्ति होगी, हम कानूनन अब उस पर हमला बोलने वाले। ये संपत्ति देश के गरीब की है और मेरी सरकार सिर्फ और सिर्फ देश में से गरीबों की मदद करना मेरा कर्तव्य मानती है और मैं उसको करके रहूंगा। पार्टी का पैसा है, तो जब पार्टी का पैसा है और हमारे दफ्तर में जमा है, तो उस पैसे को क्या हम फेंक देंगे? क्या लोगों ने इकट्ठा किया है। उन्होंने भी आयकर विभाग के नियमों के तहत ही बैंक में अपनी धनराशि जमा कराई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है जिसको ये बवंडर बनाए हुए और बीच बीच में दिखाते रहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी बड़े धन्ना सेठ या किसी नेता को पकड़ पाएगी सरकार बेनामी संपत्ति के नाम पर? और इसी पर बड़ी बहस करने के लिए हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रदीप जैन आदित्य, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस की तरफ से हैं। हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, जो कि बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो मौजूद हैं। हमारे साथ इसके अलावा अभिलाष खांडेकर जी हैं, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजीव कुमार साहब हैं, कन्वीनर हैं एडीआर बिहार के, और डॉक्टर एमएच खान है, लीडर है बीएसपी के। और साथ ही साथ मेरे साथ मेरी सहयोगी शिल्पी डुडेजा है, जो आपको बताएंगी, हमारी प्रॉपर्टी एडिटर है, और आपको बताएंगी कि किस तरीके से बेनामी संपत्ति अर्जित की जाती है। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, पूरे देश तो लाइन पे लग गया, सवाल यह है कितने काले धन वाले पकड़े गए? और जब बेनामी संपत्ति की हम बात करेंगे तो जो लोग डिक्लेयर्ड अपना जो सफर है वो शून्य से खड़े करते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, अरबों खरबों के मालिक बन जाते हैं और बकायदा उसका रिटर्न भी फाइल करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती दिखाई नहीं दे रही। देखिए दीपक जी, अभी अगर आपने देखा होगा कि अब तक सरकार भिन्न भिन्न प्रकार के छापों में 4,500 करोड़ से अधिक का कैश बरामद कर चुकी है। तो मानवीय बात है, जिन लोगों के पास करोड़ों करोड़ों का कैश मिल रहा है तो वो तो कोई धन्ना सेठ ही होंगे, कोई सामान्य आदमी के पास तो खासकर नई करेंसी में इतना करोड़ों रुपया नहीं हो सकता। इसलिए सरकार पूरी सतर्कता के साथ और पूरी सजगता के साथ इन चीजों के ऊपर कार्रवाई कर रही है। जैसा कि अभी आपने दिखाया था कि प्रधानमंत्री जी ने भी ये बात कही कि ये जितना भी ये काला धन है, ये जितनी भी बेनामी संपत्ति है, ये वास्तविकता में तो देश की है। इससे पहला हक होना चाहिए तो देश के गरीबों का होना चाहिए। सरकार उस चीज को सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करती चली जा रही है। और आपने देखा
जो एक प्रचार किया गया था कि साहब पॉलिटिकल पार्टीज को एग्जेप्ट रखा जाएगा, ऐसा रखा जाएगा, ऐसा किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। किसी भी संस्थान से, किसी भी व्यक्ति से इनकम टैक्स विभाग पूछ सकता है कि साहब आपने इतने दिनों में इतनी आय दिखाई थी, अचानक आपने इतनी आय किस आधार के ऊपर दिखाई। और मेरे विचार से जो भी व्यक्ति या संस्थान सही है उसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, वो इस बात का संतोषजनक उत्तर दे सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर आप ये बसपा का ही मामला देखें, मान लीजिए उनके पास 104 करोड़ था, मान लीजिए कि वो सही था, तो एक बार में क्यों नहीं जमा किया भाई? अगर आपके पास था तो आप एक बार में जमा कर देते। ये जो आप कंटिन्यूअस 1 महीने तक बार बार जमा कर रहे थे, इससे इस बात का संदेह पैदा होता है कि वह था या किसी प्रकार के कन्वर्जन मैकेनिज्म, यानी एक नोट बदलने की प्रक्रिया के उपकरण तो नहीं बन रहे थे। इसलिए उस बारे में यदि वो संतोषजनक उत्तर दे देंगे तो कोई बात नहीं होगी। प्रदीप जैन जी, सरकार का जो अप्रोच रहा है उसके 49 दिन हो चुके हैं। 49 दिन के बाद आपको क्या लगता है सरकार कहां खड़ी हुई है? नोटबंदी के मामले में फेल है या पास? पूरी तरह से फेल है। और मैं सुधांशु जी से कहना चाहता हूं कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिसमें नोटबंदी के पश्चात 500 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, उस पर आज सरकार का क्या नजरिया है? वो व्यक्ति जो ग्रीन चैनल से उस समय के मुख्यमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के घर आता जाता था और जिसके संबंध भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हैं, जिस पर 13,860 करोड़ रुपए का एक आरोप लगा और उसने स्वयं कबूला, उसके बारे में भी ये बताएं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो 800 मोटरसाइकिलें आई वो कहां से आई? उत्तर प्रदेश में जगह जगह जो इलेक्शन कैंपेनिंग में भारतीय जनता पार्टी ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए, वो किस मद से किए? आज पूरा देश ये जानना चाहता है। आज ये देश, आज जो गरीब लाइन में लगे हैं, परेशान है। आज मैं स्वयं अपनी बात बताना चाहता हूं। मैं झांसी से चला था, झांसी के एटीएम में पैसा नहीं था, स्टेशन पे मुझे पैसा नहीं मिला और आज यहां भी पैसा नहीं मिला। जो बड़े लोग हैं, जो एनपीए अकाउंट हैं, आज पैसा जा कहां रहा है? एक व्यक्ति को आप लिमिट तय कर देते हैं लेकिन उसे पैसा नहीं मिलता। ना काला धन मिला, ना आतंकवाद की घटनाएं कम हुई और ना नकली नोट। अभी 50 दिन के अंदर 2000 का नकली नोट आने लगा, वो आपने पकड़ा, वो उसकी जमाखोरी होने लगी। आप खुद देखते हैं कि गड्डी की गड्डी गुजरात के अंदर अभी देखा, एक चाय वाले के पास, भजिए वाले के पास कितनी अकूत दौलत प्राप्त हुई है। गुजरात मॉडल है जिस पर प्रधानमंत्री जी पूरे देश को ले जाना चाहते हैं। मैं सुधांशु जी से पूछना चाहता हूं, अब आप बेनामी संपत्ति पे बात कर रहे हैं, आपने कोई प्रारूप किसी के सामने नहीं रखा, प्रधानमंत्री जी के मन में है। कानून बन चुका है, कानून बन चुका है। कहाँ कानून बना? कब बना? अकेले अपने आप बना लिया क्या? देश के अंदर 125 करोड़ लोगों का देश है, उसका सबसे बड़ा मंदिर जिसके पैर पड़ने के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी उसमें प्रवेश करते हैं, वहां के चुने हुए सदस्यों के सामने वो बेनामी संपत्ति का कानून आया या सिर्फ एक जुमला है? जिस तरह नोटबंदी अचानक 8 नवंबर को दीपक जी 8 बजे घोषित कर देते हैं, वो घोषणा जो आरबीआई को करना चाहिए वो प्रधानमंत्री जी करते हैं। और आरबीआई के हर दिन आज फोर्ब्स जैसी मैगजीन वो इस सरकार की कार्य पद्धति की आलोचना कर रही, लगातार चलता था टीवी चैनल में कि प्रधानमंत्री जी की रेटिंग 5वें पायदान पे, पहले पायदान पे। आज हम अमेरिकन टाइम, जो विश्व के सारे देश जिनमें हमारे प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने हमारी आर्थिक नीतियों पे क्या चोट की? सुधांशु जी एक विद्वान प्रवक्ता है, मैं पूछना चाहता हूं, चूंकि आपका नजरिया एक सा होना चाहिए। अगर आप दूसरे राजनीतिक दलों पे जो काम कर रहे हैं, आप अपने भी, चाहे वो उड़ीसा का मामला हो, बंगाल का मामला हो, तमिलनाडु का मामला हो, आपकी नजर एक सी होना चाहिए। प्रदीप जी ये कह रहे हैं सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का? आपको लग रहा है आप अपने खिलाफ तो कोई कार्रवाई करेंगे नहीं, और इनका ये कहना है कि आपकी पार्टी के अंदर भी करप्शन है और इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं उसके। देखिए दीपक जी, अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस और हमारे विपक्षी दलों की तरफ से क्या आरोप लगाया जाता था कि अमुक अमुक व्यक्ति जो कि भाजपा से जुड़े थे उनके पास इतने रुपए पकड़े गए, बंगाल के उदाहरण दिए गए, कुछ अन्य राज्यों के उदाहरण दिए गए। तो इससे तो ये बात स्पष्ट है
कोई व्यक्ति हमसे जुड़ा था या नहीं जुड़ा था, इसके आधार पर सरकार कोई भेदभाव नहीं कर रही है। यदि यह आज भेदभाव का आरोप लगाना चाहते हैं तो अपने पूर्ववर्ती आरोप को विड्रॉ कर ले। भाई एक साथ दोनों चीजें कैसे चल सकती हैं? एक तरफ यही कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि साहब वो तो नोटबंदी से पहले भाजपा वालों को पता था, तो भाजपा वालों ने तो अपना सारा धन ठिकाने लगा दिया था। अब कह रहे हैं कि साहब जिन लोगों के संबंध भाजपा से थे उनके बैंक में आया। तो आप ये तय कर लीजिए कि आप कौन सा एक आरोप लगाना चाहते हैं। दोनों आरोप एक साथ नहीं चल सकते कि साहब पहले भी पता था और बाद में कुछ हो रहा है तो भी आप ही कर रहे हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि आप ये प्रकार में आरोप लगाना चाहते हैं। और बेनामी संपत्ति पर तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, अध्यादेश आ चुका वो तो एक अलग बात है, विधेयक आ चुका है। अरे बेनामी संपत्ति के कानून पर तो विधेयक 1988 में आ गया था। तो कांग्रेस जवाब दे कि 88 में आए हुए विधेयक को, आपकी स्पष्ट बहुमत की भी सरकार रही, मजबूत सरकारें रही, उस समय राजीव गांधी की 414 की मेजॉरिटी सरकार थी, आपने क्यों नहीं लागू किया था? पहले जवाब तो ये दीजिए ना, तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप कितने ईमानदार थे इन सारी चीजों के बारे में। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने उदाहरण में कोट कर चुके हैं कि उन्हीं के एक सचिव ने क्या बोला था जब नोटबंदी का सुझाव दिया गया था। तो बिल्कुल बहुत स्पष्ट है। कम्युनिस्ट पार्टियों में ज्योतिर्मय बसु ने खुद ही अपने जमाने में 1970 में नोटबंदी की वकालत की थी। समाजवादियों में चाहे मधु लिमय हो, मधु दंडवते हो, उन्हीं के दबाव में उस जमाने में मोरारजी की सरकार ने किया था। तो चाहे समाजवादी हो, साम्यवादी हो, कांग्रेस हो, सबके चेहरे इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट हैं। बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि इन लोगों का असली चेहरा क्या था और इस समय केवल राजनीतिक विरोध के लिए दुर्भावना से प्रेरित होकर हमारी सरकार पर यह आरोप लगा रहे हैं। सब्सटेंस नहीं है आपके विरोध में। जी यही आरोप है, सब्सटेंस नहीं है। मैं वो बात नहीं कहना चाहता था, चूंकि इन्होंने एक बात कही है। मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी ने कहा था न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। आज हमारे नेता जो इस देश के सबसे बड़े नेता हैं, राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से जो पेपर रखे हैं प्रधानमंत्री जी पर, उस पर क्यों नहीं बोलते? उन्होंने सहारा से 50 करोड़ रुपए 9 बार में लिए, नहीं लिए। 15 अक्टूबर 2013 को जब आदित्य बिरला के दिल्ली ऑफिस में वहां पर रेड पड़ी और एक लैपटॉप के अंदर ये लिखा हुआ मिला कि गुजरात सीएम 25 करोड़ में आधे दे चुके और आधे देना है, इस पर जवाब क्यों नहीं देते? आप दूसरे की बेनामी संपत्ति पर पुराना इतिहास बताकर गरीब आदमी को परेशान करने का काम कर रहे हैं। आपके प्रधानमंत्री जी उसकी जांच क्यों नहीं? वो ऑफिशियल पेपर है, कांग्रेस पार्टी के पेपर नहीं है, वो सीबीआई और इनकम टैक्स के पेपर थे। चाहे वो हम दिल्ली का जो 15 अक्टूबर का छापा हो, चाहे सहारा वाला हो। 15 अक्टूबर को जो ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट है, ऑन द रिकॉर्ड है, नेट पे है, और उसके बाद क्यों उसकी जांच को बिठा दिया? मैं पूछना चाहता हूं, देश के अंतिम व्यक्ति के करप्शन पर आपकी नजर है? प्रधानमंत्री जी अगर सच्चे हैं तो कम से कम उनके ऊपर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, मैं कहता हूं अगर वो झूठ है तो वो इसके बारे में बोले, उसको नेट पे से हटवाएं, सारे पेपर है। और उस पर कोई जवाब नहीं दे रही भारतीय जनता पार्टी। कहीं 5 लाख पकड़े, छोटी मछली को पकड़ना, छोटे लोगों को शिकार बनाना, गरीब को लाइन में मारना, उस पर एक शब्द नहीं बोला जा रहा। ये तर्क देते हैं वो व्यक्ति कहीं भी मर सकता। मैं बुंदेलखंड से आता हूं, मैं देखता हूं गांव में 15-15 दिन से लोगों को पैसे नहीं मिल रहे। सुधांशु जी, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आपकी बात सुनते हैं। गरीब नहीं मरना चाहिए और आपकी नजर सब पर एक तरह होना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के चलिए जवाब ले लेते हैं जो इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कहा है। सुधांशु जी, आप क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री है उसमें इन्होंने अर्ध सत्य बोला। उन्होंने ये तो कहा कि इनकम टैक्स के हैं और इनकम टैक्स की जानकारी में है, परंतु ये नहीं बोला कि इनकम टैक्स के वो सारे कागजात सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखे जा चुके हैं और अभी तक जो हियरिंग हुई है उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने उसे फिक्टिशियस एंड नॉन सब्सटेंटिव यानी छद्म और आधारहीन बोला है। तो मेरा विचार यह है कि क्या श्री राहुल गांधी जी ये मानते हैं कि उनका विवेक अथवा इस विषय की परखने की क्षमता सर्वोच्च न्यायालय से अधिक है? यदि सर्वोच्च न्यायालय, सुधांशु जी मैं क्षमा चाहता हूं आपको बीच में टोक रहा हूं कि प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय ने जब विषय न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय के अभी तक की और आदित्य बिरला ग्रुप का पेपर कोर्ट में नहीं गया। और उल्लेखनीय बात यह, एक वाक्य पूरा कर लेने दे।
मैं केवल आदित्य एक बिरला बात ग्रुप पूरा का करने दें। कोई आज पेपर सुप्रीम वैधानिक कोर्ट में नहीं गया, परिस्थिति उसकी राहुल फाइल गांधी आपने क्या बंद की है कि वो इस समय, अरे भाई मुझे बात पूरी कर लेने दे फिर आप बोलिएगा। आज राहुल गांधी जी की वैधानिक स्थिति क्या है कि वो 5,000 करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड घोटाले में कल माफ कर दिया, न्यायालय से 50 हड़ताल लगाई रुपए के सुब्रमण्यम बॉन्ड पर। स्वामी को, और वह कल का आपके खड़े ऊपर पड़ा, होकर सर्वोच्च कल- न्यायालय के विवेक पर कल क्या प्रश्न हुआ? लगा रहे कल हैं। नेशनल हेराल्ड तो यह केस बात में अपने क्या आप में हुआ? हास्यास्पद नहीं लगती है? अब सुधांशु जी आप बताइए, कल नेशनल हेराल्ड केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? भाई आज स्थिति खारिज ये कर है दिया कि वो केस। बॉन्ड नेशनल आप- हेराल्ड केस में केवल ये हुआ ना कि सुब्रमण्यम स्वामी जो पेपर्स मांग रहे थे वो न्यायालय ने देने से मना किया। ये तो नहीं कहा ना कि सोनिया गांधी और राहुल उसका गांधी पूरा आदेश की प्रति हमारे पास है, क्योंकि आप समझिए जो आदेश दिया है कि बिना किसी झूठे आधार के सनसनी फैलाने वाला और किसी की चरित्र हत्या करने के उद्देश्य से सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय जनता पार्टी काम करती है, कोई सबूत साबित नहीं कर पाई। आप कभी कोई सबूत हो, आप पहले नेशनल हेराल्ड का पूरे देश और विदेश में डंका पीटते रहे। कल सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा, जब आपके पास कोई जवाब नहीं था, आज आप नहीं, पटियाला कोर्ट, अब सॉरी वो पटियाला माननीय न्यायालय, पटियाला न्यायालय हो, माननीय उच्चतम न्यायालय हो, एक जिसकी हम सर्वोच्च मान्यता करते हैं। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके लिए कांग्रेस ने नहीं कहा, आपके सुरेश मेहता जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उन्होंने आरोप लगाया। और सारे गुजरात के लोगों ने देखा गुजरात का मॉडल क्या है। एक चाय वाले के पास से 2,000 करोड़ निकल रहे, कोई नृत्य करता है तो 25-50 करोड़ रुपए उस पर लुटाए जा रहे, हजार की जगह 2,000 की गड्डी निकल रही। आप पूरे देश में काले धन, आज आरबीआई का क्या नोटिफिकेशन आया, कितने रुपए जमा हुए, जनता को नहीं बताया जा रहा, पूरे पैसे आ गए। काला धन कहां गया? काला धन अब जो एमपीए वाले कॉरपोरेट जगत के लोग हैं उनके पास पहुंचेगा, गरीब आदमी को 1-2 हजार रुपए नहीं मिल रहा है। मैं सीधे आपसे पूछना चाहता हूं कि हाँ या ना में प्रधानमंत्री जी जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, या भारतीय जनता पार्टी उस पर कोई प्रतिक्रिया देगी? जो ऑफिशियल पेपर हैं उन पर कोई जानकारी देगी? अब दुनिया के सारे 2.5 लाख, 5 लाख, 100 करोड़, 2 करोड़, उसका भाई, आपके तो सर्वोच्च व्यक्ति, वो व्यक्ति जो देश के सर्वोच्च, हम लोग चाहते हैं कि उनकी छवि साफ रहे, लेकिन वो स्पष्ट करें। सुधांशु जी, दीपक जी, मैं देखिए, बात एक बात करना तो चाहता मैं हूं। कहूंगा, समस्या कांग्रेस के साथ ये है दीपक कि जी, भाई ये न्यायालय का ही सम्मान नहीं करना चाहते। यदि न्यायालय ने आपके उस तथ्य को आधारहीन माना है, उसको विचार करने योग्य नहीं माना है, फिर भी आप अड़े पड़े हैं। ठीक वैसे ही जैसे आरएसएस पर अवमानना के केस में जब न्यायालय ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी कर दी कि या तो आप एक्सेप्ट करिए या कार्रवाई, नहीं जी प्रूफ नहीं दे पाए मगर मैं फिर भी कहूंगा कि ऐसा हुआ था, तो उस प्रकार का एक हठ धर्मिता का चरित्र बहुत साफ नजर आ रहा है। भाई जब सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है, चीफ जस्टिस के सामने है और उनकी बेंच ने ये बोला हुआ है अभी तक के डिसीजन में, उसके बाद आप किस आधार के ऊपर ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसको खारिज नहीं किया अभी, सुधांशु जी खारिज नहीं किया है। ऑब्जर्वेशन के लिए उन्होंने जनवरी में डेट दी है। तो मैं ये कह रहा हूं ना, आदित्य बिरला ग्रुप वाला मैटर कोर्ट में नहीं है, वो ऑफिशियल आपके इनकम टैक्स और सीबीआई ने जांच की, जो रेट हुई थी। आप आदित्य बिरला ग्रुप का तो सुधांशु जी, आप उसका तो कोई कोर्ट में मैटर नहीं है, वो तो जो इनकम टैक्स के ऑफिसर हैं और सीबीआई है, उन दोनों के बीच में उसको क्यों बंद कर दिया गया? जो अक्टूबर 2013 के अंदर जो डायरी पकड़ी गई, आपको मालूम है हवाला कांड के अंदर इतनी नैतिकता होती थी, आपके ही पार्टी के लाल कृष्ण आडवाणी ने और 4 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, उनकी विश्वसनीयता थी। आज जी मैं 1 मिनट बात करना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, आप सबके पास आ रहा हूं जी। तो मैं वो चाहता हूं कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो। हम उस संस्कृति के हैं कि सीता माँ पे आरोप लगाता तो उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी। हम चाहते हैं प्रधानमंत्री का सम्मान रहे, लेकिन जो उन पे आरोप है, कोई ऐसे आरोप नहीं है कोई व्यक्ति लगा रहा, ये आधिकारिक आरोप है और ये पेपर ऑफिशियल है। कोई भी जो रेट हुई थी वो रेट किसी कांग्रेस पार्टी ने नहीं डलवाई थी। तो मैं चाहता हूं उस पर उनका स्पष्टीकरण आना चाहिए, तब अलग अलग मुद्दे उठना चाहिए फिर के बेनामी संपत्ति, काला धन, आतंकवाद, हर बात को आप आतंकवाद और राष्ट्र विरोध से जोड़ देते हैं। कोई व्यक्ति अगर गरीब आदमी की आवाज उठा रहा तो उसकी तुलना तत्काल कर दी जाती। मोटरसाइकिलें कहां से आई यूपी में, होर्डिंग कहां से लग रहा है?
आपके उड़ीसा के अंदर, बिहार के अंदर कहां से खरीदारी हो रही? सुधांशु जी क्विकली जवाब, फिर मुझे बेनामी संपत्ति पर आना है। मैं बिल्कुल दो वाक्यों में जवाब देता ये हूं। point देखिए, आपने खुद हवाला केस का उल्लेख किया। हवाला केस में न्यायालय ने अंतिम में क्या निष्कर्ष दिया कि किसी के केवल पर्सनल दस्तावेजों में लिखे गए नाम को सबूत नहीं माना जा सकता। एक बार न्यायालय जो निर्णय दे देता तो आगे की चीजें वैसे ही चलती हैं। जैसे केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस, मिनर्वा मिल केस, एसआर बोम्मई केस, उस जजमेंट के आने के बाद सुप्रीम कोर्ट बेंचमार्क तय कर देता। वैसे हवाला केस में बेंचमार्क तय है कि निजी दस्तावेज में लिखे गए नामों का कोई वैधानिक महत्व तो नहीं है। उसी के अनुरूप तो हम कार्रवाई कर रहे हैं भाई। इसमें सुधांशु जी बात का जवाब, अगर आप एक जजमेंट के खिलाफ जा रहे हैं आप। एक मिनट, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन शायद हम मूल मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए हैं। हम आएंगे ब्रेक के बाद और बात करेंगे बेनामी संपत्ति की और समझेंगे कि क्या है बेनामी संपत्ति, इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है, किया जा सकता है या नहीं, और सरकार इस पर कैसे अपनी नजर डालेगी। ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं बेनामी संपत्ति की, और क्या बेनामी संपत्ति का जो कानून है 1988 का कानून है, क्या उस कानून के आधार पर सरकार कोई धरपकड़ कर सकती है। शिल्पी, हम कैसे डिफाइन करेंगे बेनामी संपत्ति को, और क्या डिफाइन भी किया जा सकता है? 1988 का ये एक्ट है और अब जो 1 नवंबर से ये सरकार लागू कर चुकी है। बेनामी संपत्ति के दायरे में सिर्फ मूवेबल नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आएगी, यानी कि जो बिल्डिंग या जमीन नहीं बल्कि आपकी कार, आपकी कैश इन हैंड, आपकी ज्वेलरी, ये सब आएगी। वो प्रॉपर्टी, वो इनकम जिसका जिक्र आपने सरकार से नहीं किया है और अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है या ये सब कुछ जमा कर रखा है, उसको हम बेनामी प्रॉपर्टी कहेंगे। वो आप अपने रिश्तेदार या फिर अपने किसी दोस्त के नाम या फिर अपने रिलेटिव के नाम पे भी लिया है तो वो भी इसके दायरे में आता है, बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट के। और सरकार इसको अब कुछ प्रावधान जो है नए लेकर आई है, इसमें अमेंडमेंट्स किए गए हैं और उसको 1 नवंबर से लागू किया गया है और अब इसको जब्त भी किया जा सकता है अगर आप पकड़े जाते हैं तो। जब्त करके क्या करेंगे? केस चलेगा? कितनी अधिकतम और कितनी न्यूनतम सजा? जी, पहले इसमें 3 साल की सजा थी, अब इसमें 7 साल की सजा की गई है। इसमें 10% से लेकर के 25% तक का जुर्माना भी रखा गया है और सरकार आपकी प्रॉपर्टी अगर पता चलता है कि बेनामी है तो उसको वो सील कर देगी। सील कर देगी। एडीआर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है राजीव कुमार जी। राजीव, देखिए, जहां तक बेनामी संपत्ति की बात है, हम सभी जानते हैं कि चुनाव में और राजनीतिक दलों के जो फंडिंग होते हैं उसमें जब तक सुधार नहीं होंगे और ना ही प्रशासनिक भ्रष्टाचार रुकेगा और ना ही राजनीतिक भ्रष्टाचार रुकेगा। इसलिए सबसे पहले जो फंडिंग हो रहा है, जो अज्ञात स्रोत से पैसे मिल रहे हैं, उस पर नजर रखने की जरूरत है। और आयोग ने जो सुझाव दिए हैं पिछले दिनों कि 2000 से तक की जो राशि है उसका ऑडिट होना चाहिए, उसकी जानकारी राजनीतिक दलों को देना चाहिए और राजनीतिक दलों को इस पर सहमति होनी चाहिए कि किस तरह वो राजनीतिक दल आरटीआई के तहत अपने आप को आरटीआई के तहत लाएंगे और अपनी जो पूरी जानकारी है वो सार्वजनिक करने का प्रयास करेंगे। मुझे नहीं लगता कोई भी राजनीतिक दल अपने आप को आरटीआई के अंदर लाएगा। अभिलाष खांडेकर जी को जोड़ूंगा यहाँ पर। अभिलाष जी, सबसे बड़ा सवाल, पहला सवाल मेरा है, क्या कोई भी चुनाव बिना काले धन के लड़ा जा सकता है? और दूसरा सवाल ये, अगर नहीं तो फिर ये सिस्टम क्लीन कैसे होगा? निश्चित रूप से आज के जो हमारे कानून के प्रावधान है उसके तहत तो चुनाव काले धन के बिना संभव नहीं है। 2014 का चुनाव क्या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने सारा सफेद पैसों से लड़ा था क्या, या दिल्ली का चुनाव या दीगर विधानसभा के चुनाव बिना काले पैसे के लड़े थे क्या, ये राजनीतिज्ञ लोग बता सकते हैं। मुझे मालूम है कि इतना पैसा खर्च हुआ था, आपको भी मालूम है। मूल बात यह है कि सरकार ने सितंबर में 65,000 करोड़ रुपए के वॉलेंट्री डिस्क्लोजर स्कीम में पैसा इकट्ठा किया। उसके बाद वापस ये नोटबंदी के तहत काला पैसा बाहर आया।
तो सरकार का जो टारगेट है वो क्या है ये पता नहीं लग रहा। बेनामी संपत्ति क्या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, या साधारण जनता है? क्योंकि अभी तक तो एक तमिलनाडु के मुख्य सचिव के ऊपर जो रेड हुई, इसके अलावा किसी बड़े ब्यूरोक्रेट या बड़े अधिकारी के ऊपर कोई रेड हुई नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया है। तो मुझे लगता नहीं कि बेनामी संपत्ति में भी इतना ज्यादा कुछ सामने आएगा इतनी जल्दी। बेनामी संपत्ति पर भी नहीं आएगा। सुधांशु जी, यही सवाल मेरे मन के अंदर है। 50 दिन होने वाले हैं, एक भी बड़ा आदमी पर रेड नहीं पड़ी। बड़े आदमी से मेरा मतलब कोई बड़ा अधिकारी। क्या ब्यूरोक्रेसी में बिल्कुल ही करप्शन नहीं है? क्या पूरा सिस्टम ही करप्शन फ्री है, या वाकई जो पैसा अंदर आ गया है वो तो कंप्लीट व्हाइट में कन्वर्ट हो गया है? तो ब्लैक मनी है कहां? देखिए, सरकार की तरफ से भी ये बात स्पष्ट की जा चुकी है कि यदि पैसा बैंक में आ जाने मात्र से वह काले से सफेद हो गया, यह सोचना बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि अब सरकार और इनकम टैक्स विभाग उन सभी लोगों से पूछताछ करेगी जिनका कि अभी तक का जमा हुआ पैसा पिछले कुछ समय में उनके द्वारा घोषित संपत्ति या उनके द्वारा भरे गए आयकर रिटर्न के साथ मैच नहीं खाता है। तो मेरे विचार से इसमें छानबीन की प्रक्रिया तो अब शुरू होगी, क्योंकि अभी 50 दिन का जो समय था 30 दिसंबर तक का, वो तो नोटों की वापसी का समय था। अब कार्रवाई का समय तो अब शुरू हुआ, और आपने देखा जैसे जैसे कार्रवाई का समय नजदीक आया, पिछले कुछ दिनों से सरकार की प्रभावी और तेज कार्रवाई भिन्न भिन्न जगहों पर दिखाई पड़ रही है। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि वो काला धन करने वालों और बेईमानों को बख्शेंगे नहीं, तो हमें उनकी बात पर भरोसा रखना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भरोसा। और मेरा विश्वास है देश की गरीब जनता पूरी तरीके से भरोसा रखे हुए, इसीलिए आप देखिए चुनाव दर चुनाव हम जीत रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है अपने देश के प्रधानमंत्री पर। लेकिन प्रदीप जैन आदित्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई प्रभावी कार्रवाई क्या आपको होती हुई दिखाई देती है? क्या वाकई 50 दिन का लिमिट था और उसके बाद ये कार्रवाई होगी, या 50 दिन के भीतर भी ये कार्रवाई हो जानी थी? दीपक जी, मैं सबसे पहले तो आयकर विभाग के बारे में बताना चाहता हूं। टोटल 8000 इनकम टैक्स ऑफिसर है, और इनकम टैक्स के एक बड़े अधिकारी से हमारी बात हुई, 4000 अधिकारी रेगुलर ऑडिटिंग में लगते हैं। और जिस तरह से जनधन खाते, जिस तरह से अकाउंट की सर्चिंग की बात कर रहे हैं, और डेमोक्रेटिक सिस्टम है, किसी के ऊपर हम एलिगेशन लगाते हैं, हम उसे तारीख देते हैं, और कम से कम 3 तारीखें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना पड़ता है। और वो जब 17-18 का रिटर्न भरेगा, जब तक वो उसके बारे में बता सकता। केवल एक जुमला हुआ, अगर बाकी के 4000 लोग नोटिस अगर सर्व करेंगे तो उसके जवाब देने में भी 10 साल से कम समय नहीं लगेगा। और ये समझना चाहिए, अगर सरकार ने इस तरह की जो हमारे सुधांशु जी कह रहे हैं, तो पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इतना स्ट्रेंथन करना चाहिए, अधिकारियों की संख्या बढ़ाना चाहिए, ताकि रेगुलर वे में जिनके खिलाफ जो नोट जमा हो गए, कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें भी एक व्यक्ति की राय के आधार पर कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि आदमी को तारीख ही नहीं मिले, आदमी स्पष्ट ही नहीं कर पाए। घर में गुल्लक में जमा करने वाली एक महिला अगर वो 2-3 लाख रुपए जमा करती, उसका भी आप पैसा छीन लें, तो ये तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। जो क्योंकि हमारे यहाँ कैश इकोनॉमी थी, घर में जमा करने वाली महिला अंटी में कैशलेस रुपए बांध के नहीं जाती थी। हम बुंदेलखंड से आते हैं, धोती के पल्लू में हम स्वाइप मशीन, और स्वाइप मशीन की, दीपक जी मैं इनसे कहना चाहता हूं, आज देश के अंदर नेट काम नहीं करता है, कॉल ड्रॉप होती है। पूरे देश में 7,53,000 गांव हैं, जिसके 19,53,000 मजरे हैं, और आपके पास स्वाइप मशीनें कितनी है? 6,52,000। आपके एटीएम कितने हैं? 2,22,000। आज कैशलेस आप हो नहीं सकते। इनकम टैक्स विभाग आपका पूर्ण नहीं है। ऐसे में आप क्या करना चाहते हैं? आप किस तरह लोगों को न्याय देंगे, मैं नहीं समझ पा रहा। 50 दिन तो क्या 500 दिन भी हो जाएं, जिस तरफ इन्होंने कदम बढ़ाए हैं, ना उससे काला धन वापस आना है, ना गरीब व्यक्ति को कुछ होना है। केवल जुमले जुमले और जुमले में ये देश चल रहा है। देश का ध्यान भटकाने की एक मुहिम थी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से असफल है। चलिए, मैं बड़े मूल प्रश्न की तरफ आता हूं, और मेरा यह सवाल तीनों लोगों से है। खान साहब से भी है, सुधांशु जी से भी है, और प्रदीप जैन आदित्य साहब से भी है। सुधांशु जी, क्या आप
शपथ लेकर ये कह सकते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव के वक्त बीजेपी ने एक भी काले धन का इस्तेमाल नहीं किया था, अनटैक्स पेड मनी का इस्तेमाल नहीं किया था इलेक्शन कैंपेनिंग में? दीपक जी, मेरे विचार से इस विषय पे किसी पार्टी के वक्तव्य से ज्यादा बेहतर होगा कि चुनाव आयोग जो एक एक खर्चे का ब्यौरा लेता है, आप चुनाव आयोग से जाकर आरटीआई के तहत पूछ सकते हैं कि किस पार्टी ने क्या खर्चा किया और खर्चा नियमों के अनुसार था या नहीं, उसकी आय जो उसने पैसा पाया वो नियमों के अनुसार था या नहीं। ये तो बड़ा हास्यास्पद है। अब इसमें पार्टी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है ना। और अगर इसके बाद भी किसी को कोई समस्या है तो भाई चुनाव आयोग के ऊपर इसका मतलब आप जो कार्यकर्ताओं को पैसा बांटा गया, टिकट ब्यौरा 2014 के लोकसभा के बाद दिया जा चुका है। हाँ, जिन पार्टियों ने नहीं दिया है मैं उनसे पूछना मैं चाहिए। जा ही नहीं रहा हूं। जैन आदित्य जी जिस प्रकार से बता रहे थे, मैं उस पर जा ही नहीं रहा हूं सुधांशु जी कि आपने इनकम टैक्स को क्या किया, इनकम टैक्स ने इलेक्शन कमीशन को क्या किया। मैं तो आपसे एक छोटा सा पॉलिटिकल ऑनेस्ट और पॉलिटिकल और मोरल स्टेटमेंट चाह रहा हूं कि 2014 के चुनाव में आपने किसी भी काले धन का इस्तेमाल नहीं किया था। बोल दीजिए, बात खत्म। भाई मैं तो बहुत सुधांशु जी से मेरे भी सवाल हैं। पार्टी ने कभी भी किसी भी अपराधी और भ्रष्टाचारी का न समर्थन किया है, न उसका समर्थन लिया है, न उसे प्रायोजित किया है, न उसे स्थापित किया है। हम कभी उस तरह की सरकार नहीं रहे कि हमारे कोयला घोटाले में सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह किया। गुजरात मॉडल पूरा देश ने देख लिया सुधांशु जी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष बैंक में 500 करोड़ रुपए जमा हो रहे हैं। दीपक जी, बिहार के विधानसभा चुनाव और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में क्या काला पैसा खर्चा नहीं हुआ? महाराष्ट्र के चुनाव में नहीं हुआ? जवाब दीजिए सुधांशु जी और प्रदीप जैन आदित्य जी, दोनों नहीं, दोनों इस पे बिल्कुल मैं सबसे पहले तो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह कॉरपोरेट घरानों का पैसा कर्जा माफ किया पूरे देश के, मैं पूरी बात, ये सत्य है, किसी का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। ये पेपर है दीपक जी, पेपर है, बताइए। पेपर है। मैं आज डिबेट का मैटर नहीं कर रहा। आज एक बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ जी। मैं आपसे बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या कांग्रेस ने आज तक लोकसभा, विधानसभा, या बीजेपी तो अभी 25 साल पुरानी, 30 साल पुरानी पार्टी है, आप तो 100 साल पुरानी पार्टी है, क्या कभी भी आपने काले धन का इस्तेमाल इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए किया है या नहीं किया? सीधा सा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, मैंने नहीं किया। हमारे यहाँ बहुत पार्टी की बात, पार्टी की बात, आप लोगों की सीलिंग होती है, जाऊंगा। पार्टी की सीलिंग होती नहीं है। हमारे यहाँ उमाजी चुनाव लड़ी थी, पूरा चुनाव हेलीकॉप्टर से लड़ा और उन्होंने जो खर्चा दिया वो भी टिप्पणी करने योग्य। लेकिन चूंकि लोकतंत्र में हम विश्वास रखते हैं, हमने उस पर कुछ नहीं कहा कि इतने दिन हेलीकॉप्टर कैसे आया और इतने कम पैसे में क्यों चला। आज मैं कांग्रेस की ओर से जहां तक मुझे लगता है कि कांग्रेस ने कभी काले धन का प्रयोग नहीं किया। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने आरटीआई और लोकपाल जो गुजरात के अंदर नहीं बन पाया, उसकी सबसे पहले आधारशिला रखी। आरटीआई बनाने का मतलब भी, और आज भी हम कहना चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी चाहती है तो उन्हें चुनाव आयोग को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, उनको ताकत देना पड़ेगी। और वो जिस तरह जाते हैं दर बदर 2000 रुपए भी चेक से लीजिए। आप कैशलेस इंडिया की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस चीज को पारित करे। कांग्रेस तैयार है कि 100 रुपए का भी चंदा लेंगे, हम कैशलेस लेंगे। आज दूसरे के लिए दूसरा कानून और अपने लिए दूसरा कानून। कांग्रेस इस बात के लिए तैयार है कि बीते हुए दिनों में किसी भी पार्टी ने कुछ भी किया, लेकिन आने वाले समय में चुनाव आयोग को सशक्त करें और कैशलेस कलेक्शन करें। ये मुद्दा ही नहीं रहो 20 रुपए ले आदमी, 200 रुपए ले, हम कैशलेस इंडिया की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो राजनीतिक दलों में एडीआर बहुत अच्छा काम कर रही है। अभी झांसी के अंदर एक सेमिनार हुआ था, हम लोगों ने कहा इलेक्शन की लिस्ट हम पटवारी से बनवाते, टीचर से बनवाते। इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन करें। एक व्यक्ति के ऊपर पूरी ताकत नहीं हो सकती। जैसे रिजर्व बैंक का गवर्नर है, उसकी ताकत अगर सरकार लेना चाहे ऑटोनॉमस है, गलत है। इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन को इतना स्ट्रेंथन करें। और कैशलेस पॉलिटिकल पार्टियों, कांग्रेस इस मुहिम में सबसे आगे है। मैं सुधांशु जी से आग्रह करूंगा कि आप जितना भी चंदा लें,
आप इस चीज को पारित करिए और कांग्रेस और मैं समझता हूं सारे दल इस बात के लिए तैयार होंगे कि कैशलेस फंडिंग हो। सुधांशु जी, देखिए, मैं केवल एक फैक्ट सामने रखना हूं इस विषय में। सांसदों को अपनी सारी संपत्ति घोषित करनी पड़ती है शपथ पत्र के द्वारा। यह व्यवस्था कब बनी? हमारी पिछली सरकार के समय। तो यह इस बात को दर्शाता। दूसरी बात, दल बदल विधेयक था जो स्वर्गीय राजीव गांधी के समय में बना था, जिसमें 1/3 लोगों के टूटने का प्रावधान था। उसको इतना कड़ा कर देना कि कोई पैसा लेकर जो बदलता था, वो बदलाव कब हुआ? हमारी पिछली सरकार के समय। तो ये दो उदाहरण ही अपने बात में पर्याप्त हैं कि राजनीति में शुचिता के लिए भाजपा कितनी प्रतिबद्ध है। और प्रदीप जैन जी को एक बात याद दिला देना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कभी प्रयोग नहीं किया। इमरजेंसी से पहले जस्टिस जगमोहन सिन्हा का इलाहाबाद न्यायालय का जो जजमेंट आया था, इसमें श्रीमती इंदिरा गांधी जी को अनुचित चीजों का प्रयोग करने के लिए उनके चुनाव को अवैध ठहराया गया था, उसमें नोट बांटने का भी प्रमाण इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने माना था। जिसके निर्णय के कारण कोई कमेंट नहीं करना चाहता, चूंकि न्यायालय का मैटर था और उसकी सजा कांग्रेस ने भुगती है। वो टिप्पणी गलत थी और उसको आगे चैलेंज भी किया गया था, चूंकि वो मुद्दा बहुत लंबा, इतना समय हमारे तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं ना, इससे ये सिद्ध हो गया ना कि ये कहना कि ये आपको आप एक उदाहरण से आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहाँ क्या आगे जाके क्या होने वाला है इसमें? जो बीत गई सो बात गई, कैशलेस करें ना, जो बीत गई सो बात गई। आज होर्डिंग लग रहा है यूपी में, दीपक भाई, यूपी में इनके होर्डिंग लग रहे हैं 500 करोड़ के, इनकी मोटरसाइकिल आ रही, इनकी 80 गाड़ियां चल रही परिवर्तन यात्रा की। ये कहां से आ रहा है? ये पैसा क्या बीजेपी के पास बड़े खजाने में कहां से आ रहा है? ये पैसा देश जानना चाहता है। अरे पार्टी इस विषय में सब कुछ स्पष्ट रूप से बताने को तैयार है। आप बताए ना, आप बताए ना, आप तो बिल्कुल हरिश्चंद्र बनाना चाहते हैं लोगों को। आप बताइए, नेट पे डालिए। आप का कोषाध्यक्ष देगा, संगठन मंत्री व्यवस्था देगा, जिन्होंने खर्च किया है। कोई मैं इस विषय के ऊपर कैसे सारे डिटेल बता सकता हूं? गाड़ियां चल रही, होर्डिंग लगे हैं, बताने को तैयार है, मोटरसाइकिलें। अच्छा, खान साहब, खान साहब, एक एक चीज का बीएसपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका भी विवरण देती है। बीएसपी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस बात के लिए फेमस है, ए, टिकट बेचती है, बी, चंदे के बिना मायावती जी चलती नहीं है आगे, तीसरा, जो चंदे का पैसा है वो पर्सनल वेल्थ में भी कन्वर्ट हो जाता है। क्या आप कह पाएंगे कि काले धन के खिलाफ इस मुहिम में आप सरकार के साथ हैं? लगता है खान साहब से सवाल नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। राजीव कुमार जी, आप एक सवाल सुधांशु जी से पूछना चाहते थे, फिर मैं अभिलाष जी के पास आऊंगा। जी, मेरा सवाल सुधांशु जी से यह है कि जब सरकार बनी थी, एनडीए सरकार, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि जितने संसद में दागी हैं उनको स्पीडी ट्रायल किया जाएगा। इस बार भी आम सभा में प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा किया सार्वजनिक रूप से कि क्यों नहीं आयोग के बात को मान लिया जाए और आय व्यय सारे राजनीतिक दलों का सार्वजनिक हो, पारदर्शी हो। क्या इसका साहस प्रधानमंत्री जी दिखाएंगे और सारे राजनीतिक दलों में इस पर सहमति बनेगी? अगर सहमति बन जाएगी और राजनीति स्वच्छ हो जाएगी तो वो दिन दूर नहीं है जब काला धन पूरे इस परिदृश्य से बाहर हो जाएगा। मेरा सुधांशु जी से ये निवेदन होगा कि अपनी जो ये इस चैनल के माध्यम से ये आवाज ऊपर तक पहुंचाएं और उनसे कहें कि ये साहस दिखाने का प्रयास करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। सुधांशु जी, देखिए, राजीव कुमार जी ने जो बात उठाई है वो बात बहुत अच्छी है। प्रधानमंत्री ने तो इस बात के लिए बिल्कुल सहमति व्यक्त की जब चुनाव आयोग ने कहा 2000 से ऊपर का सारा खर्चा बताना चाहिए, परंतु यह विषय भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अतः कोई एक दल, चाहे वो सत्ताधारी ही क्यों ना हो, वह इस विषय में निर्णय नहीं ले सकता। इस पे सभी दलों में एक आम सहमति बनानी चाहिए। प्रधानमंत्री आह्वान कर चुके हैं, अगर सभी दल मिलकर इसके ऊपर आम सहमति बनाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तरफ से पहल कर ही चुकी है इस विषय में। अभिलाष खांडेकर जी, आखिरी सवाल और कंक्लूडिंग सवाल। पिछले भी उदाहरण दिए, पिछली सरकार में हमने क्या किया था। आखिरी सवाल और कंक्लूडिंग सवाल,
क्या काले धन की मुहिम पे अभी तक के 50 दिन सक्सेसफुल हुए हैं? मेरे ख्याल से नहीं हुए हैं और आम जनता को बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। न तो कोई बहुत बड़ा उद्योगपति पकड़ा गया है इसमें, न उद्योगपतियों ने सारा काला धन अपना सफेद करने में काफी सफलता पाली है। लेकिन राजनीतिक दलों को इसमें से बाहर रखना और साधारण आदमी को इसमें मारना, चाहे वो कृषक हो या कोई भी हो। आरबीआई ने भी कहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट का जो वो था जीडीपी का ग्रोथ, वो कम होने वाला है। इंटरनेशनल एजेंसीज कम कर रही है, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी खत्म हो रही है। पूरी इकोनॉमी को एक बड़ा झटका लगा है और हम किसी भी ब्लैक मनी वाले को पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है देश में, ये सब लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। मैं उनका एक प्रतिनिधि के रूप में बताना चाहूंगा या पूछना भी चाहूंगा सुधांशु जी से कि हमारा अल्टीमेट एम क्या है। पूरा देश इस चक्करगिन्नी में घूम रहा है और पकड़ में कोई भी नहीं आ रहा है। ठीक है, सवाल अच्छा है, सवाल बड़ा है। इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत ये पावर्स तो पहले भी थे इनकम टैक्स को। ठीक है, सवाल बड़ा है, सवाल अच्छा है और सवाल का जवाब वाकई देश को सरकार से या सरकार के प्रतिनिधियों से मिलना चाहिए कि हमारी इस पूरी एक्सरसाइज का आखिरकार मतलब क्या है और इससे क्या क्या निकलकर सामने आया है। शायद कल सरकार या 30 तारीख को सरकार इसके बारे में अपने आंकड़े साफ करे। टुनाइट में आज के लिए इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।